गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब तक हमारा इशू ऑफ शेयर्स हो गया, रिडम्पशन हो गया उनका। अब अपना नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, वो होगा हमारा किसका, डिबेंचर्स का। तो अगर आपको याद हो तो हमने किया था कि जब कंपनी जो होती है फंड्स रेज़ करती है मार्केट से, ठीक है, मार्केट से जब वो फ़ंड रेज़ करती है तो वो दो तरीके से होते हैं। या तो फ़ंड रेज़ करने के दो तरीके हैं, एक तो होता है कि आप इन्वेस्टमेंट के ज़रिए मार्केट से फ़ंड लेते हो, इन्वेस्टमेंट के ज़रिए, और दूसरा है आपका लोन के ज़रिए, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट के ज़रिए हम पैसे उठाते हैं वो आता है हमारा शेयर्स में। हमने शेयर्स का ट्रीटमेंट कर लिया पूरा, इशू से लेके रिडम्पशन कर लिया। अब हमारा जो सेकंड वे है लोन के ज़रिए पैसे उठाने का, तो वो हमारा क्या होता है, डिबेंचर्स। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, डिबेंचर। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, डिबेंचर्स का इशू करेंगे और उससे नेक्स्ट में इनका रिडम्पशन करेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इस तरह से आपको एक डिबेंचर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए कि डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर एक तरह से पैसे उठाने का मार्केट में से एक तरीका होता है, किस, और वो भी किस नेचर का, एक लोन के रूप में, नॉट बाय इन्वेस्टमेंट बट बाय लोन। मीनिंग ऑफ डिबेंचर क्या कह रहा है, देखो, इन एडिशन टू रेजिंग ऑफ कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर, कंपनी रिक्वायर फंड्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस एट मे बोरो मनी, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे बोरो लिखा है, नॉट इन्वेस्ट। बोरो मनी बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स। अ डिबेंचर इशूड बाय अ कंपनी इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट given under the seal of the company. Thus, a debenture is a written acknowledgement of a debt taken by the company as these are issued under the seal of the company. एक सर्टिफिकेट दिया जाता है डिबेंचर होल्डर को, उस पर लिखा होता है कि उसको कितने डिबेंचर्स मिले हैं, किस रेट से मिले हैं और कितने नंबर में मिले हैं, और उनकी रिडम्पशन की डेट क्या रहेगी, क्या ड्यूरेशन रहेगी। तो ये है हमारा डिबेंचर। फिर एक डिबेंचर सर्टिफिकेट contains the terms of repayment of the principal sum at a specific date and the term of payment of interest at a fixed rate. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर पे रेगुलर जाएगा वो भी किस में लिखा होता है, आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट में। तो इसकी जो डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, वो आती है आपकी सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 कंपनीज एक्ट 2013। डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स, any other security whether constituting a charge on the asset of the company or not। कि मतलब कि आपकी किसी भी तरह से डिवेंचर हो या डिवेंचर स्टॉक हो, बॉन्ड्स हो, अदर कोई भी कंपनी की सिक्योरिटी पे वो चार्ज क्रिएट करती हो। चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या है कि आपको कंपनी को ऐसे इंस्ट्रूमेंट की रीपेमेंट करना, रिडम्पशन करना उनके टाइम पे एक कंपल्शन हो जाता है, ठीक है। अब है आपकी आगे है कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर्स क्या है डिबेंचर्स की। अ डिबेंचर इज़ इशूड बाय अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट, ये हमने ऊपर डेफिनेशन में से कर लिया। एक फीचर क्या होगी, सर्टिफिकेट के रूप में जाता है। सेकंड है इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। फिर नेक्स्ट है इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर रीपेमेंट, कि आपने जो पैसे लिए हैं वो आपको देने ही देने होंगे। शेयर्स में तो क्या है, इक्विटी शेयर्स में रिडम्पशन उनको हम पैसे नहीं भी देंगे तो इक्विटी शेयर तो एक ऑनर है, उसको ज़रूरी नहीं है, उसको तो सबसे बाद में पैसे मिलते हैं, लेकिन डिबेंचर को सबसे पहले पैसे मिलते हैं कंपनी की लिक्विडेशन में। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर आपको एक टाइम पे प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी आपको डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है, डिविडेंड में ऐसा नहीं होता। तो डिबेंचर्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम एट अ स्पेसिफिक डेट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट कि कंपनी की जो एक्ट 2013 है, नो कंपनी इज़ अलाउड टू इशू डिबेंचर हैविंग ए मेच्योरिटी फॉर 10 साल से ज़्यादा की अगर मेच्योरिटी है तो कंपनीज एक्ट आपको अलाउ नहीं करता ऐसे डिबेंचर इशू करने के लिए। कैसे, जिनकी मेच्योरिटी 10 साल के बाद होनी है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, 10 साल से ज़्यादा की मेच्योरिटी के डिबेंचर्स कौन सी कंपनी इशू कर सकती हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। उनमें भी क्या टाइम है, मोर देन 10 बट नॉट एक्सीडिंग 30, ठीक है। 10 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 30 से कम रहेगा साल किसका, रिडम्पशन का उन डिबेंचर्स की। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिबेंचर्स
आर इशूड एट अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जनरली वो इशू किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कूपन रेट। कि भी मान लो आपने जो डिबेंचर जैसा प्रेफरेंस शेयर्स में आपने देखा था कि उससे पहले उसकी रेट स्पेसिफिक होती थी कि 9% प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है 9% का, कि इसको जो डिविडेंड जाएगा वो 9% के हिसाब से जाएगा। तो ऐसे ही जो डिबेंचर्स है उसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले से ही फिक्स होता है, ठीक है। अब शेयर्स और डिबेंचर में जब आप आगे डिफरेंस करोगे तो ये भी एक डिफरेंस आएगा कि जो शेयर्स होता है उसके ऊपर जो रेट जाती है जिससे उसको इनकम होती है उसको कहते हैं डिविडेंड, ठीक है, उसको कहते हैं डिविडेंड। और ऐसे ही रेट अगर आपकी डिबेंचर के सामने लिखी है तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उस रेट को क्या कहते हैं, कूपन रेट। नेक्स्ट कहता है डिबेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज डिबेंचर्स एट दिस स्पेसिफिक रेट एज मैंशन इन द सर्टिफिकेट। फिर नेक्स्ट आता है आपका अ डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। जनरली सिक्योर होते हैं, सिक्योर होने का मतलब है कि अगर कंपनी पे नहीं कर पाती है डिबेंचर्स की मनी तो डिबेंचर होल्डर का इतना राइट है कि वो कंपनी की कोई एसेट को बेचकर अपना पैसा रियलाइज़ कर सकता है। फिर 7th पॉइंट पे आते हैं फंड्स रेज्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर, वो किस नेचर के होते हैं, लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं, इसीलिए आपका डिबेंचर जो है कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट भी बनता है। आपका आईएफएस एक सब्जेक्ट है, उसमें आप पढ़ते हो जब कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है कि कैपिटल मार्केट में वे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जहाँ पर जो कि लॉन्ग टर्म टाइम के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं, तो उसमें कैपिटल मार्केट में आपका डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट आएगा, वो मनी मार्केट में नहीं आएगा। क्यों आएगा डिबेंचर कैपिटल में, क्योंकि डिबेंचर से आप लॉन्ग टर्म फंड रेज करते हो और लॉन्ग टर्म की जो फीचर है वो कैपिटल मार्केट की फीचर होती है। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है, फंड रेज्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर, यूजुअली डिबेंचर्स आर रीपेड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सच एज 7 years 10 years, जो भी है। डिबेंचर इज़ ऑल्सो नॉन एज लोन कैपिटल, कि आपने कैपिटल अपनी बढ़ा तो ली है लेकिन वो किसके ज़रिए बढ़ाई है, लोन के ज़रिए बढ़ाई है। फिर आगे कहते हैं कि लोन, अब बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ डिबेंचर। बॉन्ड का भी वही काम है जो डिबेंचर का काम है, पैसे उठाना मार्केट से एक लोन के रूप में, उसको हम बॉन्ड्स कहते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस किया जाता है कि बॉन्ड्स जो है जनरली पहले गवर्नमेंट इशू किया करती थी और डिबेंचर्स प्राइवेट कंपनी या फिर जो आपकी नॉर्मल पब्लिक प्राइवेट जो भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है वो कंपनी ट्रेड करती थी, इशू करती थी। लेकिन आजकल कंपनीज भी आपकी क्या करने लगी है, बॉन्ड्स इशू करने लग गई हैं। तो मेन डिस्टिंक्शन क्या रह जाता है, मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन डिबेंचर एंड बॉन्ड इज़ क्या आ गया फिर, डिबेंचर्स आर इशूड विद अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जबकि बॉन्ड्स कैन बी इशूड विदाउट प्री डिटर्मिन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड पे इंटरेस्ट की रेट डिफाइन होगी ही नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ना हो, तो कोई ये नहीं कह सकता कि बॉन्ड्स पे आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंस दोनों में क्या है कि डिबेंचर्स पर हमेशा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स आपको रहेगी, शुरू में 9 कह दी तो मैच्योरिटी तक भी वो 9 ही रहेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा बॉन्ड्स में भी हो। उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो प्री डिटर्मिन्ड नहीं होती है, वे ऐसे किए जा सकते हैं इशू कि जिसकी इंटरेस्ट रेट प्री डिटर्मिन्ड ना हो। ऐसे कौन से बॉन्ड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड या फिर ज़ीरो कूपन बॉन्ड, कि भाई इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब डीप डिस्काउंट बॉन्ड का फिर मतलब क्या हो गया, या ज़ीरो कूपन बॉन्ड, इनका एक और लिखा है तो कुछ भी नाम कह लो इन दोनों में से, कौन से होते हैं, विच इज़ इशूड विदाउट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स नहीं है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट्स इशू प्राइस इज़ हैवीली डिस्काउंटेड, जो इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू से कम है। डिफरेंस बिटवीन इशू एंड रिडम्पशन प्राइस रिप्रेजेंट द टोटल इंटरेस्ट, मतलब कि आपने जब इशू किए तब तो आपने क्या किया था, 15 रुपये का डिबेंचर इशू किया था, चलो 15 बहुत कम हो गया, 150 रुपये का डिबेंचर इशू किया था। जब आपने इसकी रिडम्पशन करी, मान लो ये क्या है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड है, ज़ीरो कूपन बॉन्ड है ये, आपने इशू इसको 150 रुपये में किया है, इसकी 10 साल के बाद रिडम्पशन होनी है। रिडम्पशन का रेट क्या है आपका
मान लो 1700 है 10 साल के बाद, तो ये जो गैप है 150 से 1700 अमाउंट जो इंक्रीज़ हुआ है, ये इंक्रीज्ड अमाउंट किसकी वजह से है? इंटरेस्ट की वजह से। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताई भी नहीं हुई है, हमें पता नहीं है वो क्या है। तो ये जो गैप आया है जिसकी वजह से आपका मनी ये इंक्रीमेंट ये लगा हुआ है, ये इंटरेस्ट की वजह से होता है। यही कह रहा है वो कि द डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड रिडम्पशन रिप्रेजेंट द टोटल इंटरेस्ट टू बी स्प्रेड ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। फिर क्या कहता है कि अ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट इज चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एवरी ईयर ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द बॉन्ड। कि भाई आपको जो इंटरेस्ट देते हो डिबेंचर होल्डर को, वो आप कहाँ से चार्ज करते हो? अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आपको याद हो हमने जब फाइनल अकाउंट्स बनाए थे P&L अकाउंट बनाते हैं हम जब ऐसे करके, तो यहाँ पर आप क्या करते हो? इंटरेस्ट लिखते हो ना, जो कि पेड होता है आपका। तो आपने कहाँ से चार्ज किया? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड से एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, या आपने इंटरेस्ट पे करा है। और जब आपको इंटरेस्ट मिलता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो इनकम की साइड चल जाता है, क्रेडिट की तरफ, बाय इंटरेस्ट। वही लाइन ही इसने लिख के बताई है बस, कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टोटल इंटरेस्ट इज चार्ज टू द P&L अकाउंट एवरी ईयर। अब हम आगे बढ़ते हैं काइंड ऑफ या टाइप्स ऑफ डिबेंचर। जैसे हमारे शेयर्स के टाइप थे, ऐसे ही हमारे डिबेंचर्स के टाइप हैं। पहला टाइप आता है आपका सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड वही है कि आपने जो जैसे सिक्योर्ड लोन होता है बैंक का, कि आपने किसी न किसी चीज़ को अपनी गिरवी रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं सिक्योर्ड। तो अगर आपने डिबेंचर लिया है और वो सिक्योर्ड है, कंपनी ने अपनी कोई एसेट सिक्योर कर रखी है उसके अगेंस्ट, तो अगर कंपनी आपको बाद में रिडम्पशन के वक्त पैसे नहीं दे पाती है, तो आपका पूरा हक बनता है कि आप जाके कंपनी की वो एसेट को उठा के बेच आओ और अपने पैसे रियलाइज़ कर लो। इसको कहते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। फिर है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड में क्या होगा कि आपको कोई सिक्योरिटी गिवन नहीं है, तो ये जनरली ये शेयर या ऐसे डिबेंचर्स इशू नहीं करे जाते हैं। फिर है रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब है, जैसे आपने याद हो हमने शेयर्स जब इशू किए थे, उसमें था एक शेयर होल्डर का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होती थी। ऐसे ही डिबेंचर्स का भी है कि जो डिबेंचर लेके जा रहा है उसका नेम, एड्रेस, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे। तो ऐसे डिबेंचर्स जिनके लिए रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, ऐसे डिबेंचर्स को कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। ठीक है। और जिनको ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉपर एक क्या है, आपके ट्रांसफ़र डीड साइन होती है। जब आप ए से बी के पास आप डिबेंचर देते हो, तो डिबेंचर रजिस्टर में क्या होगा, ए ओनर कट जाएगा, ओनर को बन जाएगा बी, और उनके बीच में जो एक कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, एक डीड से। फिर है नेक्स्ट आपका बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर का मतलब होता है कि ऐसे डिबेंचर जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनी, और ये फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, कोई ट्रांसफ़र डीड की ज़रूरत नहीं है आपको इनमें। जस्ट ऑपोजिट किसके, रजिस्टर्ड डिबेंचर के बिल्कुल ऑपोजिट कौन से डिबेंचर होते हैं, बियरर डिबेंचर। फिर नेक्स्ट है आपका रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब होता है कि एक टाइम के बाद आपके जो डिबेंचर्स हैं वो रिडम्पशन हो गई है उनकी, मतलब आपको फुल्ली आपको उतना अमाउंट आपको मिल गया है। अब वो रिडम्पशन किस तरीके से होती है, मान लो या तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया, लंप सम दे दिया एट द एंड ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड। वो स्पेसिफिक पीरियड कहाँ मेंशन होता है आपका, डिबेंचर सर्टिफिकेट में। या तो आपको पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया, और बाय द इंस्टॉलमेंट्स, या आपको वो इंस्टॉलमेंट भी करके आपका पैसा वापस करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। मोस्ट ऑफ द डिबेंचर आर जनरली ऑफ दिस टाइप। कौन से टाइप के होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स। फिर है इररिडीमेबल डिबेंचर्स विच आर नॉट रिपेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ऐसे डिबेंचर्स आर रिपेबल ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। डिबेंचर्स को रिडीम तो करना ज़रूरी होगा, लेकिन अगर लाइफ टाइम के बीच में करा जाए तो उसको कहते हैं रिडीमेबल। अगर बिल्कुल लिक्विडेशन के बाद में करा जाए, बीच में ना पैसे वापस करें, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ही करें, वो होता है आपका इररिडीमेबल। फिर नेक्स्ट आता है आपका कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वे होते हैं जो, मान लो आपने एक बार डिबेंचर खरीदे और थोड़े टाइम के बाद आपने उनको शेयर्स में कन्वर्ट करा लिया, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स।
तो आपकी इच्छा है कि आप, मान लो आपने 500 डिबेंचर खरीदे थे, तो आपने जो है 150 ही डिबेंचर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा लिए हैं, बाकी के बचे हुए नहीं कराए, उनको नहीं कराना आपने। तो ऐसे डिबेंचर्स जो कि एक टाइम के बाद आपके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, और जो नहीं होते उन्हें कहते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट आता है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर्स। डिस्टिंक्शन देखो क्या है। सबसे पहला बेस आता है कैपिटल वर्सेस लोन। अब लोन क्या है हमारा, डिबेंचर्स। हमने डेफिनेशन में किया ना, डिबेंचर इज़ अ पार्ट ऑफ द लोन, और शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो दैट इज़ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर यू। फिर है डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट। डिविडेंड किस पे जाता है, शेयर्स पे। इंटरेस्ट किस पे जाता है, डिबेंचर्स पे। फिर नेक्स्ट है फ्लक्चुएटिंग रेट और फिक्स रेट। अभी हमने पढ़ा डिबेंचर्स का क्या होता है, रेट फिक्स होता है। और क्या इसका, शेयर्स का क्या होता है, वो फ्लक्चुएट कर जाता है इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिर नेक्स्ट है वॉलंटरी का और कंपल्सरी रिडम्पशन। अब डिबेंचर्स की तो वो रिडम्पशन करनी बहुत ज़रूरी होती है, कंपल्सरी है, लेकिन इन केस ऑफ शेयर्स इट इज़ एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, उनको कर रही है या नहीं कर रही है वो रिटर्न। फिर है प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। जब कंपनी वाइंड अप होती है, ख़त्म होती है, तो जब कंपनी के जो पैसे जिसको जिसको देने हैं वो किस किस को प्राथमिकता देगी, सबसे पहले किसके पैसे देगी, उसमें प्राथमिकता आपको किसको दी जाती है, डिबेंचर्स को दी जाती है, बाद में बचा हुआ पैसा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। फिर सिक्योर्ड वर्सेस अनसिक्योर्ड। तो जो शेयर्स होते हैं वो हमेशा ही अनसिक्योर्ड होते हैं बेचारे, जो डिबेंचर्स होते हैं वो सिक्योर भी हो सकते हैं और अनसिक्योर भी हो सकते हैं। फिर है रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू एट डिस्काउंट। अब हमने क्या पढ़ा था शेयर्स में कि आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर पाते हैं शेयर्स को, उसका सेक्शन क्या था, सेक्शन 53, कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये आपका एक शॉर्ट टर्म एक नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है, या आपको एक इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि क्या सभी तरह के शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, कौन से शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स को। ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं, जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। और अच्छा, अब डिबेंचर्स की बात आती है, तो डिबेंचर्स को आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वोटिंग राइट्स। अब आपको पता है शेयर होल्डर तो कंपनी के ओनर होते हैं, तो इसलिए उनके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं, और डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, ना ही उनको कंपनी की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का हक होता है। तो ये हो गया आपके दोनों के डिफरेंस। नेक्स्ट हम करते हैं डिबेंचर्स को इशू जब हम करते हैं तो उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज़ क्या होंगी, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज़ देखो। इसका सेक्शन 39 है, एज पर सेक्शन 39 ऑफ कंपनीज है, कंडीशंस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अप्लाइज ऑन एवरी टाइप ऑफ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डिबेंचर। जैसे आपके शेयर्स की एंट्री थी ना, सारी एंट्री आपके डिबेंचर्स में होंगी इशू के टाइम की, और बस एक चीज़ अलग है कि शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं करते थे, डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करना है, कर सकते हैं मतलब। ठीक है, बाकी सारी की सारी आपकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं सभी सेम होंगी। ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आपका होमवर्क क्या है कि आपने ये सारी एंट्रीज़ जो भी ये गिवन है 6, 7, 8, ये सारी एंट्रीज़ आपने क्या करनी है, खुद करनी है। खुद करने का मतलब क्या है, क्योंकि ये सारी आपकी शेयर्स वाली ही एंट्री है। देखो ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, उसमें क्या कहते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन करते थे, यहाँ पर शेयर के बजाय डिबेंचर लिख दो बस, और डिबेंचर के साथ साथ क्या लिखना, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी साथ लिखना, जैसे हम प्रेफरेंस शेयर में लिखते थे। फिर उस एप्लीकेशन मनी को हमने शेयर कैपिटल में भेजना होता था, ऐसे ही इस एप्लीकेशन मनी को हमने डिबेंचर अकाउंट में भेजना है। तो क्या बन गया, शेयर एप्लीकेशन टू डिबेंचर, ये आपकी 2 एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। फिर आपने क्या करना था, रिफ़ंड जब मनी करते हैं, जैसे हमने शेयर्स में किया था कि एप्लीकेशन पे ज़्यादा मनी आ गया, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते थे हम, सेम एंट्री है वो ये। फिर है अगर एप्लीकेशन पे सरप्लस मनी आया है, कुछ को रिटर्न करते हैं और कुछ को हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देते हैं। तो जो अगर हम रिटर्न कर दें तो हमारी ये एंट्री होती है, और अगर हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है तो हम क्या करते हैं, टू अलॉटमेंट कर देते हैं, टू बैंक की बजाय। यहाँ पे हमने टू बैंक किया था, अब हमने क्या करना है, टू अलॉटमेंट करना है। क्यों, एक्स्ट्रा मनी हम कहाँ कर रहे हैं एडजस्ट, अलॉटमेंट में कर रहे हैं।
फिर अलॉटमेंट ड्यू करते थे हम, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। फिर अलॉटमेंट को रिसीव करते थे बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट। इसीलिए कह रही हूँ सारी एंट्रीज हमारी सेम हैं जो हमने शेयर्स के टाइम पे करी थी। ठीक है, तो आप ये रिवाइज़ करो, कल हम अपना एक प्रैक्टिकल इसका क्वेश्चन शुरू करेंगे।